स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्लास 10th का अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मैथ्स में, और वो है ट्रायंगल्स, जो सबसे बड़ा चैप्टर है 10th के सिलेबस में। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये ज्योमेट्री का ही पोर्शन है, और ज्योमेट्री का सिर्फ कुछ ही हिस्सा है 10th के सिलेबस में। मेजोरिटी जो है वो आपको 9th में मिल गया है ज्योमेट्री। अभी आपको 10th में बस ट्रायंगल्स कवर करने हैं, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन वाली चीज को कवर करना है, ठीक है। तो अगर मैं डिटेल में देखूं ध्यान से तो आप इतना सा चीज समझ सकते हो कि ट्राइंगल्स में क्या क्या पार्ट्स आएंगे हैं। सिमिलरिटी एक मेजर पोर्शन है। कॉन्ग्रुएंसी आप पहले पढ़ के आए हैं 9th में डिटेल में, 5 प्रकार के कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, है ना। उस चीज को आप कवर करके आए हो। अभी बेसिकली हमें सिमिलरिटी पे ध्यान देना है। पहले सिमिलरिटी के रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उस चीज को स्टडी करेंगे, फिर हमारा एरिया रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आएंगे, उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। और लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको हम इन डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसके रिलेटेड जो भी थ्योरम और क्वेश्चंस है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सा हिस्सा है ट्राइंगल चैप्टर का क्लास 10th में, और मेजोरिटी टाइम 9th में आप कवर करके आगे कॉन्ग्रुएंसी या फिर सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, जो भी ट्राइंगल्स का मेजर पॉइंट्स था उसके बारे में सारे डिस्कशन, ठीक है। तो अभी हम सिमिलरिटी पे फोकस करेंगे और स्टार्ट करते चलिए क्लास 10th का जो ट्राइंगल है उसका पहला लेक्चर, ठीक है। और देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या सीखने वाले। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो हमारा किसके ऊपर होगा? सिमिलरिटी के ऊपर होगा। नोट्स में बना के रखा आपका बोर्ड में, आप उसको किसी भी वक्त पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि नोट्स जो है वो आपके पास तैयार रहे, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? सिमिलरिटी के ऊपर आएगा। अभी देखो, दो चीज अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं आपको बात करूं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, बोलो। आप बोलोगे सर शेप और साइज अगर सेम हो जाता है तो दोनों फिगर को अपन क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर दूसरा कोई भी फिगर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? आराम से दो कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। बट क्या सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर फिगर हो जाएगा? यानी कि क्या उसको अपन सिमिलर बोल सकते हैं या नहीं, उस चीज पे सोचना जरूरी है। देखो, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं ना वो तो सिमिलर होंगे वो जरूर, ठीक है। बट सिमिलर होने के लिए आइडेंटिकल शेप्स होने के लिए उनका साइज बराबर ना भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे दुनिया के सिमिलर फिगर्स जो है उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बोल सकते। बट अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर जरूर होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, बट कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर जरूर बोल सकते हो। तो उसी के ऊपर हमारा पहला डिस्कशन है, उसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये दोनों लाइन, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को इसके बराबर लेंथ में ही रखता तो शेप एंड साइज बराबर होता, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलने के साथ साथ सिमिलर भी बोलते हैं। बट अभी अगर आपको दिख रहा है कि दोनों फिगर जो है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों का साइज में डिफरेंसेस आ गया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम सारे के सारे सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। यहाँ पे भी दोनों के दोनों सिमिलर लग रहा है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ छोटे मोटे बात जो है वो आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट रहेगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चीज जो है वो सिमिलर पॉलीगन्स। बेसिकली सिमिलरिटी वाले टॉपिक में हमें ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में चीजें जो है वो कवर करना है। बट सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद जब भी आएगा उससे पहले हम एक बार जनरल में बात कर लेते हैं कि सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, है ना। क्योंकि ट्राइंगल जो है वही सबसे छोटा पॉलीगन आप जानते हो, है ना। तो सिमिलर पॉलीगन क्या होता है? देखो, दो पॉलीगन चाहे वो 4 साइडेड हो, 5 साइड से बना हुआ, 6 साइड हो, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, दो पॉलीगन को मैं सिमिलर तभी बोल सकता हूं जब उनका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो जाएगा ना वो क्या होगा? सेम होगा। दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेंथ्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल ए पी के बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर होना चाहिए, सी आर के, डी एस के और ई टी के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन की कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। और सेकंड कंडीशन जो होगा वो हो जाएगा आपका द लेंथ ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? लेंथ ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल मतलब ईच कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ का रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हो कि अगर मैं ए
बी सी डी चार को अगर प्रोपोर्शनल बोल देता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं, सी बाई डी लिखता हूं ना, ठीक है। तो वही अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाता है तो ए बी सी डी को मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं। वही है प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट कि ए और बी से जो रेशियो बन रहा है वही सी और डी से जो रेशियो बन रहा है उसका क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ जो है वो अगर प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए बी बाई पी क्यू जो है वो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल होगा, वही चीज सी डी बाई आर एस, वही चीज डी बाई एस टी और वही चीज ए बाई पी टी के इक्वल होगा। ये लिख दिया मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल। यहाँ पे तो मैंने एक पेंटागन लिया था 5 साइडेड पॉलीगन, तो कुछ इस प्रकार से आ गया। बाकी आगे अगर ट्राइंगल या फिर कोई भी क्वाड्रेटर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 रेशियो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलर पॉलीगन होने का 2 ही कंडीशन है आपके पास कि उस पॉलीगन का हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को क्या होना पड़ेगा, दोनों पॉलीगन का हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ को प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। दैट इज साइड लेंथ का जो रेशियो का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम होना पड़ेगा थ्रू आउट द पॉलीगन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। देखो अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो क्या है कि ये तो है आपका सारे के सारे पॉलीगन्स के लिए एक्सेप्ट ट्राइंगल्स। ये जो मैंने बोला है ना, ये सारे के सारे पॉलीगन्स के लिए है एक्सेप्ट ट्राइंगल्स। बेसिकली ट्राइंगल भी ये फॉलो करता है, बट होता क्या है ना कि ट्राइंगल जो है ना वो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होने से दूसरा वाला अपना आप इंप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज ट्रू होता है तो दूसरा वाला अपना आप इंप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर आप ट्राइंगल के केस में सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल देते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल अपना आप हो जाता है, ठीक है। और अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल देते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी अपना आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। उस चीज को हम बाद में देखेंगे, चैप्टर के एंड में प्रूफ करेंगे, बाद में थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा, आप चिंता मत करो। बट अगर मैं ध्यान से देखूं कि ट्राइंगल को छोड़ के 4 साइडेड पॉलीगन से स्टार्ट करके दुनिया में जितने भी पॉलीगन है सबको सिमिलर होने के लिए, सारे केसेस में सिमिलर होने के लिए एक्सेप्ट ट्राइंगल्स, सिर्फ 3 साइडेड पॉलीगन को मैं छोड़ के बोल रहा हूं। 3 साइडेड पॉलीगन को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी पॉलीगन को अगर आप पिक करते हो तो उस पे सिमिलरिटी का कंडीशन के लिए दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, उस पे सिमिलरिटी ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। बट अगर मैं ट्राइंगल्स का बात करूं तो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी के लिए दोनों में से कोई भी एक ट्रू होने से ही दूसरा वाला अपना आप ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइंगल के केस में दोनों में से कोई एक ट्रू होने से ही चलेगा, दूसरा वाला अपना आप इंप्लाई हो जाएगा। बट बाकी लेंथ 4 मतलब 4 साइडेड पॉलीगन से ऑनवर्ड्स, ठीक है, बाकी दुनिया में जितने भी पॉलीगन है ट्राइंगल को छोड़ के उन सब के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। दोनों कंडीशन, एक होने से दूसरा अपना आप इंप्लाई नहीं होगा, दोनों के दोनों ट्रू होना पड़ेगा। बट ट्राइंगल्स के लिए एक ट्रू होने से ही हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैंने उस नोट को लिख कर दिया, देखना। इन केस ऑफ पॉलीगन्स हैविंग साइड्स मोर देन 3 both the conditions must be satisfied, but in case of triangles we can say if one of the above conditions are satisfied then the two triangles are similar। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और वही ट्राइंगल्स का जो सिमिलरिटी का ज्योमेट्री है वही हमें इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। बट पॉलीगन का एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं देख लो, जो मुद्दे का चीज है। 2 triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal। if their corresponding angles मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। if their corresponding angles are equal, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, corresponding angles, ठीक है ना। एंगल A को F के साथ इक्वल मत बोल देना। अगर A को F के साथ इक्वल बोल देते हो तो ABC जब लिखोगे तो आपको उसी प्रकार से FDE लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वो मैटर करता है, ठीक है। तो corresponding angles must be equal और दूसरा है corresponding sides are proportional। मतलब क्या, AB by D is equal to AC by, अगर कोई आपको बोल देता है एंगल A एंगल F के इक्वल है तो आप AB के साथ किसको लोगे, बोलो। एंगल A एंगल F के इक्वल है और एंगल B मान लो एंगल D के इक्वल है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, AB के साथ आएगा DF, ठीक है, BC के साथ आएगा DE और AC के प्रोपोर्शनल हो जाएगा EF। समझ में आ रहा है, क्लियर है। उस प्रकार से आप सोचोगे, है ना। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रू होना पड़ेगा। बट आप जानते हो इन केस ऑफ ट्राइंगल दोनों में से कोई भी एक ट्रू होने से दूसरा अपना आप ट्रू हो जाता है, इसीलिए मैंने लिख के दिया इफ आइदर ऑफ द 2 कंडीशन होल्ड्स अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली, सो वन ऑफ द 2 कंडीशंस कैन बी यूज्ड टू डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को आप यूज करके दो सिमिलर ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज यहां पे से एक कंडीशन लेना मतलब दोनों कंडीशन लेने के बराबर है, क्योंकि एक कंडीशन दूसरे को इंप्लाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन भी पहले वाले को इंप्लाई कर रहा है, जो कि हम चैप्टर एंड पे देखेंगे इसका प्रूफ। समझ में आ रहा है? बट अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आपको ये चीज याद रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? समझ आ रहा है? बट ये चीज याद रखना कि पॉलीगन्स के लिए एक्सेप्ट ऑल पॉलीगन्स एक्सेप्ट ट्राइंगल के लिए सिर्फ एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करता है, दोनों की दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, तभी जाकर के दो पॉलीगन को आप सिमिलर बोल पाओगे, ठीक है? लास्ट में एक और नोट है कि इफ द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर आप पहला वाला कंडीशन लेते हो कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो उस केस में अपने को दोनों ट्राइंगल को अपन क्या बोल सकते हैं? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल, ठीक है ना? सारे के सारे एंगल क्या है? सेम है, तो उसको अपन इक्यू एंगुलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन में बहुत बार मेंशन होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स जिनके सारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है? बराबर है, सेम है, ठीक है? तो अभी इसी के साथ साथ हम ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। आप एनसीईआरटी में जो 6.1 एक्सरसाइज है आपका, उसको आप कर सकते हो, है ना, आसानी से, ठीक है ना? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी मेन जो कंसेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स के जो रिलेटेड थ्योरम्स है, बीपीटी, कन्वर्स और बीपीटी, वो सारी चीज जो है थेल्स थ्योरम वगैरह, वो हम इन डिटेल में स्टडी करते हैं, और वही थ्योरम्स जो है वो हमें मदद करेगा आगे का चीज जो है, जो मेन क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने में और उसको निपटाने में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेन ज्योमेट्री सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये तो बेसिक थ्योरी हो गया, ठीक है ना? थ्योरम्स कैसे करेंगे वो चीज आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। थ्योरम का ग्रिप अगर आपके हाथ में नहीं है तो शायद ही आप क्वेश्चन कर पाए, ठीक है? थ्योरम्स को अच्छे समझ में आना चाहिए, उसके रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स है भी समझ में तो आना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन है। समझने के बाद अगर याद नहीं रख पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? समझ के याद करने के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज अगर याद नहीं रख पाओगे रिजल्ट्स को आप, तो अप्लाई कहां से करोगे, ठीक है? एडिशन कैसे करते हैं अगर याद ही नहीं है, तो बड़े बड़े सम कहां से करते हैं बचपन में, ठीक है ना? तो चीजें तो याद रखना पड़ेगा। बेसिक डिफरेंस होते हैं याद करना और रटने में, ठीक है? रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, याद करने के लिए बोल रहा हूं, समझने के साथ साथ, ठीक है? अगर समझ नहीं आता है तो याद भी मत करो, पहले समझ लो, डाउट होता है पूछ लो, फिर आप याद कर लो तो बेहतर है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसी के साथ साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी हम थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज और नया सीखने को मिलता है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे थ्योरम्स, ठीक है ना? तो सबसे पहला थ्योरम आता है इस चैप्टर में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी के नाम से जाने जाते हैं, जिसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेटमेंट क्या है पहले देखते हैं, फिर उसका प्रूफ जो है उसको समझते हैं। कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. सेम चीज आप क्लास 8 में भी एडवांसमेंट्स में करके आए होंगे, जिनका एडवांसमेंट्स रहा होगा, ठीक है? अगर आपका टीचर आपको कराया तो, ठीक है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना? एक ट्राइंगल का किसी भी एक साइड, इन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक भी लाइन खींचता हूं मैं, ठीक है? देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तब वो जो लाइन जो पास होगा, जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, वो रिमेनिंग साइड को रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, अभी ये साइड है ए बी सी, है ना? अभी मान लो AC जो साइड है उसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है? यहाँ पे D पॉइंट में कट मारा, यहाँ पे E पॉइंट में कट मारा, तो ये लाइन अगर इस AC के पैरेलल है तो क्या हमें मिलेगा? BD by AD is equal to BE by CD। समझ में आ रहा है ना? Intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. That is BD by AD will be equal to BE by C। समझ में आ रहा है ना? यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? कि अगर एक ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हो आप, तो वो दोनों साइड को ही सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है ना? दोनों जो सेगमेंट होगा, कट करने के बाद दो सेगमेंट निकलेगा ना, उन दोनों का रेशियो दोनों साइड में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट इज BD upon AD इक्वल टू B upon C। समझ में आ रहा है? तो उसी चीज का प्रूफ अपने स्टडी करना, देखो जरा ध्यान से। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स है जिनके प्रूफ कंस्ट्रक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसे किया गया है,
क्योंकि ऐसे करने से आ रहा था आंसर, इसीलिए ऐसे किया गया। अभी मैं तो थेल्स नहीं हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस चीज को, ठीक है ना। जिसने ये निकाला है वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि वो क्या सोच करके निकाल सकता है, उसका लॉजिक, उसका सोचने के पीछे लॉजिक क्या था मुझे नहीं पता। अगर वो मुझे पता होता तो मेरा थ्योरम आप पढ़ रहे होते और ये यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा होता, ठीक है। मेरा काम है कि इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना और आगे इस चीज को अपन अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखाना। मैं एक ट्रेनर हूं, एक मैथमेटिशियन नहीं हूं, ठीक है। चलो तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी, समझ में आ रहा है ना, जहां पे आपको ये ऑलरेडी आपको कंसीडर करना होगा कि ये लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन में बोल के ही दिया है। अगर ऐसे होता है तब जाकर के, ठीक है ना। बेसिकली देखो ना दोस्त, आप भी अगर कुछ भी करते रहोगे ना तो नाप शनाप कुछ भी कर करके कुछ भी आप जो चीज है वो निकाल सकते हो प्रूफ वगैरह करके, ठीक है। तो वो बेसिकली आप उस वक्त क्या से क्या सोचे होंगे उस चीज को मैं अभी कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ये आपको बता पाएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन सिखाना मेरा काम है, वही मैं करने आया हूँ, ठीक है। ताकि आगे ज्योमेट्री जो है वो खुद, मेरा काम क्या है, ठीक है ना। आप मेरे को फीस क्यों देते हो, आप मेरे पास इसीलिए पढ़ने आते हो ताकि मैं आपको ये समझा दूं और इसके आधारित, ये तो किसी भी बच्चे को समझ में आएगा, है ना। ये तो 1000 साल पुराना, ये तो कोई भी चीज 100 साल पुराना, ये तो कोई भी उठा करके ये समझ सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या है, जरूरी ही नहीं। ज्योमेट्री अगर आपको सीखना है तो करना क्या है कि इसके आधारित आपके दुनिया में अगर कोई भी ज्योमेट्री आए तो उसको आप सॉल्व कर पाओ, है ना। वो है हमारा मेन इंटेंशन, ठीक है। अभी इस चीज के लॉजिक में मत घुसना, ठीक है ना, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो जो सच है वो बोल देना जरूरी है ना। अदरवाइज आप लोग डाउट पूछेंगे कि सर थेल्स ने ऐसे ये कैसे सोचा था, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थेल्स ने कैसे सोचा था वो हमको कैसे पता, उसने जैसे भी सोचा, कुछ भी नाप से ना कुछ भी कभी ज्योमेट्री कर रहा था और करते 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 उसके दिमाग में कुछ करते करते एक रिजल्ट निकल गया, तब उसने ये थ्योरम बना दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आप भी कुछ ना कुछ करते जाओ ना, कोई भी सम लेकर के छेड़खानी करते जाओ, 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना बाद कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि आपने कैसे ये सोचे थे, नहीं, आप करते करते ये चीज सोचे थे। इंटेंशन ये नहीं कि ये, इंटेंशन ये है कि इस चीज को समझना कि ये बोल क्या रहा है, ये एक्सप्लेन क्या करने का कोशिश कर रहा है, इस रिजल्ट को पकड़ना है, ठीक है ना। इसमें नहीं घुसना है कि ये रिजल्ट आया कैसे वो तो अपन प्रूफ में देख ही रहे, बट इस रिजल्ट के आधारित अपन नए ज्योमेट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, नया थ्योरम कैसे सोचेंगे, उस चीज को सीखना इंटेंशन है, ठीक है। तो सवाल पूछने के टाइम आप ध्यान से पूछिएगा ना। तो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल पकड़ लिया हमने जहां पे हमें पहले से ये स्टेटमेंट गिवन था कि ये जो डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, बोल के दिया ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो डी जो है वो बीसी के पैरेलल, वो आपको पहले कंसीडर करना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपको थ्योरम का स्टेटमेंट जो उससे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो डी जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा साइड्स को, दैट इज AD by BD is equal to AE by C। समझ में आ रहा है ना। अभी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, एरिया का कंसेप्ट से पूरा थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो हमें एरिया अगर निकालना है किसी भी ट्राइंगल का तो हाइट का जरूरत है। तो हमने क्या कर दी, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर दी, दो ट्राइंगल बनाने के लिए BE और CD को ज्वाइन कर दी, और फिर D से एक परपेंडिकुलर खींचा AC के ऊपर और E से एक परपेंडिकुलर खींचा AB के ऊपर। समझ में आ रहा है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन किए हो वही चीज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लिख देना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में चिपकाना है प्रूफ को। समझ में आ रहा है। अभी प्रूफ वाले सेक्शन में देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू साइड AB, समझ में आ रहा है ना। Therefore EF is the height of the triangle ADE and both BDE। बोले क्यों सर, क्यों ऐसे बोल रहा हूं? अरे भाई ध्यान से सोचो ना कि अगर EF जो है वो अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर EF जो है वो अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल ADE का भी तो हाइट हो गया ना, ये एल्टीट्यूड बन गया। और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकल रहा है B और क्या है आपका BDE, है ना। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकल रहा है ना BDE, इसका भी तो हाइट आप नहीं, यहां से अगर परपेंडिकुलर ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे, इस साइड के ऊपर हाइट चाहिए ना, BD साइड के ऊपर हाइट चाहिए। तो अगर BD साइड के ऊपर हाइट चाहिए तो BD को एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, जो कि कौन काम कर रहा है, EF जो है वो BDE ट्राइंगल का एल्टीट्यूड की तरह काम कर रहा है ऑन द बेस कौन, BD। समझ में आ रहा है ना। BD बेस के ऊपर EF जो है उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, हाइट बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है। तो ये लाइन सबसे पहले समझना जरूरी है कि therefore EF is the height of the triangle ADE and BD, है ना। ADE और BD दोनों ट्राइंगल के ही हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं EF से ऑन द बेस
BD एंड AD। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप बोलोगे सर क्या इस ट्राइंगल का दूसरा कोई हाइट नहीं हो सकता? अबे कौन बोला नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, बट तब तो बेस चेंज हो जाएगा बीम। हमें किसके ऊपर चाहिए? हमें BD बेस के ऊपर चाहिए हाइट, इसीलिए EF को बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? EF इन दोनों ट्राइंगल का ही हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ट्राइंगल का दूसरा हाइट भी पॉसिबल है, बट उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है BD वाले हाइट से, BD वाला बेस से। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम EF वाले हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल AD जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखो हाफ इंटू EF इंटू AD हो जाएगा, सिंपल सा चीज है। और BD का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू BD। BD तो बेस है ना, इसको BF मत लिख देना, BD लिखोगे, BD बेस है। एक्सटेंडेड जहां तक हुआ है वो नहीं आएगा, याद रखना। हाफ इंटू BD इंटू EF आएगा। समझ में आ रहा है? हाफ इंटू BD इंटू EF। ध्यान रखना, बहुत बच्चों को देखा यहाँ पे गलती करके BF लिख देता है। BF नहीं, BD इंटू EF। एक्सटेंडेड वाला पार्ट तो आपने डॉटेड एक्सटेंड किए ताकि उस हाइट को रिप्रेजेंट कराने के लिए, अदरवाइज तो आप मेजर करके भी निकाल सकते थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे BD होगा, यहाँ पे BF नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। दोनों का रेशियो ले लो, AD बाई BD मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपने BD ट्राइंगल और AD ट्राइंगल के लिए किए थे, सिमिलरली अगर आप वापस आप AD ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल के लिए करते हो, तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ही ADE और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के लिए ही ये DG जो है वो किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सिमिलरली AE बाई EC, और ये देख DG क्या है? हाइट है, और AE और CE क्या हो गया? बेस हो गया। तो इन दोनों का रेशियो होकर के भी क्या हो गया? AE बाई CE आ गया। समझ में आ रहा है? अभी मजे का चीज देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इन दोनों लाइन के अंदर सेम बेस पे मैंने क्या बनाया? दो ट्राइंगल बनाया। समझ में आ रहा है? क्या दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो देख, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दोनों ट्राइंगल का सेम है, हाफ भी सेम है, बस हाइट का चिंता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों के बीच में आप दो ट्राइंगल बना रहे हो, तो ये हाइट जो होगा दोनों का वो भी तो क्या होगा? सेम होगा ना भाई। अगर हाइट भी सेम हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाता है तो उनका रेसिप्रोकल सेम होगा। अगर उनका रेसिप्रोकल सेम हो जाता है तो इधर आप ADE का एरिया और AD का एरिया चिपका दो ना। तो बोले सर क्यों चिपकाए आप? क्योंकि मेरे को ये चीज लाना था, इसीलिए मैंने चिपकाया। ठीक है, तो ट्राइंगल AD का एरिया दोनों तरफ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस चीज का वैल्यू हो गया AD बाई BD, और इस चीज का वैल्यू हो गया AE बाई CE फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और कुछ इसी प्रकार से जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उस चीज को हमने प्रूव कर दी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसका स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा जो आपको प्रूफ आएगा वो तो जरूरी नहीं है, मुद्दे का चीज है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अलग अलग ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री अलग तरीके स्टडी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो उसके साथ आपको एनालिटिक्स को मिलाने से नहीं होगा। ठीक है, अलजेब्रा अलग तरीके से पढ़ते, ज्योमेट्री अलग तरीके से पढ़ते, कॉम्बिनेटोरिक्स अलग तरीके से पढ़ते, कैलकुलस को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना? हर चीज का अलग अलग फ्लेवर है। समझ में आया? तो आप बोलोगे तो सर रटा रहे, सर को पता नहीं। अगर आप मानते हो सर को नहीं पता तो ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता इसका लॉजिक कि थेरिस ने क्या सोचा था, नहीं पता तो नहीं पता, जिस दिन पता चलेगा उस दिन बता देंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मुद्दे का जो चीज है वो अपन ये बता रहे हैं कि थेरिस थ्योरम से आपको क्या सीखना है। आपको इसका स्टेटमेंट को सीखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से सीखने के साथ साथ उसको समझना है कि वो क्या बोल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको दूसरा तीसरा ट्राइंगल बना करके स्टेटमेंट को पहले क्लियर करो ताकि क्वेश्चन को वो थ्योरम आप अप्लाई कर पाओ। सबसे पहला पॉइंट, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, स्टेटमेंट को छेड़खानी करो ताकि क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट जब भी जरूरत हो अप्लाई कर पाओ। समझ में आ रहा है ना? बोले तो थेल्स का सारा लॉजिक समझ गया, क्वेश्चन जब आएगा अप्लाई करना ही नहीं आता तो घंटे के लिए क्या क्यों सीखा ये थेल्स थ्योरम? कोई काम का तो आने नहीं वाला है आपको। समझ में आ रहा है ना? तो चीजों को उसी प्रकार से सीखना है ताकि उसका एप्लीकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है ना? एप्लीकेशन अगर नहीं करना आता है तो मैथमेटिक्स मत करो। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ना है। वो HSLC और ओलंपियाड और सारे जगह के लिए काम की चीज है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से प्यार से आपको समझना है। ठीक है, स्टेटमेंट अप्लाई कैसे करोगे वो चीज भी दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल में किसी भी साइड का पैरेलल का लाइन खींचते हैं तो साइड जो हो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा बात है कि उसका प्रूफ को आपको समझना है ना? प्रूफ को समझने के लिए दो चीज आपको याद रखना जरूरी है। एक तो है कि कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे उस प्रूफ में। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे। क्लियर है ये चीज? साइड लेंथ निकालना है मतलब वो एरिया के कंसेप्ट से ही आएगा। अगर एरिया का कंसेप्ट से आता है तो एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर।
समझ में आ रहा है। और फिर थर्ड पार्ट में आपको प्रैक्टिस करके प्रूफ जो है उसको समझ के याद करना है, ठीक है। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा पूरा ग्रिप में आने के लिए, अदरवाइज एक बार देख के आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये इतना सा काम आपको करना है इस चैप्टर मतलब इस थ्योरम के ऊपर, समझ में आ रहा है। ये स्टेटमेंट वाला काम सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन और तीसरा है आपका वो प्रूविंग वाला सेक्शन, ठीक है। इतना सा काम अगर आप कर दिए तो हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। और जितना चाहिए वो अपन बोलेंगे, क्या क्या चाहिए आपको, मुझे जितना चाहिए आपको चैप्टर सिखाने के लिए वो मैं बोल रहा हूं। जो 3 चीज बोल दिया वो याद रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन याद तो रखना ही है, और कंस्ट्रक्शन याद क्यों रखना है वो मैंने आपको बोला, प्रूफ भी याद क्यों रखना है ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख पाओ, ठीक है। बट सबसे मुद्दे का चीज है स्टेटमेंट को समझो और उसको अप्लाई करने का क्षमता बनाओ, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे नोट में और 2 चीज देके दिया, AB बाई AD, है ना। AB बाई AD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC बाई AE के इक्वल होगा। अभी देख आपको यहाँ पे क्या मिला, AD बाई BD मिला, ठीक है। अगर इन दोनों जगह पे मैंने +1 कर दिया दोनों साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, AD प्लस BD आ जाएगा। तो AD प्लस BD क्या आ जाएगा, AB बाई BD आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और इधर क्या आ जाएगा, AE प्लस C दैट इज AC बाई C आ जाएगा। ये देख सेकंड रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, पक्का। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, पहले BD बाई AD कर देता हूं और फिर C बाई AE कर देता हूं और फिर अगर +1 करता हूं तो आप देखोगे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल मार्क का आपके HSS एग्जाम में पूछे जा ही सकते हैं ना। एक ट्रायंगल दे करके यहाँ पे अलग अलग रिलेशन पूछेगा अकॉर्डिंग टू BPT, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, आपको अलग अलग रिलेशन पूछेगा और बोलेगा कौन सा ट्रू है ना। मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, उसमें आपको सोचना आना चाहिए। बेसिकली जो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी से +1 -1 करके वो सारी चीज जो है वो डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं इसी थ्योरम का कन्वर्स जो है वो क्या स्टेट करता है, ठीक है। चलो तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट थ्योरम, थेल्स के बाद जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि कन्वर्स ऑफ BPT है उसको देख लेते हैं। उस थ्योरम का कन्वर्स मतलब ही आपको समझ आता है कि एक ट्राइंगल में अगर कोई लाइन ऐसे में पास करता हूं जो ऑपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज अगर AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE होता है, तब आपको प्रूफ करना है ये लाइन BC के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो यहां से कुछ आप कैसे करोगे कि अगर मैं एक ट्राइंगल ABC में ये बोलूं आपको कि एक लाइन ऐसे पास हो रहा है इन सच वे AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, देन L विल बी पैरेलल टू BC। समझ में आ रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। जहां पे थेल्स थ्योरम ये था कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तब साइड्स जो है उसका इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। बट यहाँ पे इसका कन्वर्स आपको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप कंट्राडिक्शन यूज करोगे, है ना। लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल ABC एंड ए लाइन L इंटरसेक्टिंग AB in D and AC in E such that AD by BD is equal to AE by CE। हम पहले ही एज्यूम कर लिए क्योंकि हमें बोल के दिया गया कि एक लाइन इस प्रकार से पास हो रहा है जो कि ऑपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब जाकर के आपको प्रूफ करना है कि वही लाइन जो है वो थर्ड साइड के भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है कि DE जो है वो बेसिकली BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम कर रहे हो कि चलो हम मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है आप मान रहे हो, तो ऐसा कोई दूसरा लाइन तो एग्जिस्ट करेगा ना जो कि BC के पैरेलल होगा। तो वही हमने मान लिया कि चलो एक और लाइन मान लेते हैं DF जो कि BC के पैरेलल है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर DF जो है वो अगर BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं ना कि AD बाई BD का वैल्यू हो जाएगा AF बाई CF। समझ में आ रहा है, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो AD बाई BD हो गया AF बाई CF। बट आपको क्वेश्चन में कंडीशन से ये पता था कि AD बाई BD जो है वो किसके इक्वल है, AE बाई CE के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्लियरली ये कमेंट कर पाओगे कि AF बाई CF जो होगा वो AE बाई CE के इक्वल होगा। दोनों तरफ +1 कर देते, अगर +1 कर देते तो ये AF प्लस CF बाई CF हो गया, ये AE प्लस CE बाई CE हो गया ना। तो ये बन गया आपका कहीं ना कहीं AC बाई CF और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं AC बाई CE। तो AC कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CE और CF इक्वल। अगर CE और CF इक्वल हो गया मतलब कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया कि E पॉइंट और F पॉइंट जो है वो वास्तव में सेम पॉइंट है, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हमने लिख दिया देयरफॉर E एंड F कोइंसाइड्स ईच अदर एज
एज DF जो है वो आपने पैरेलल मान के रखे थे BC का, और E और F सेम पॉइंट निकल गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रहा कि DF के जगह पे E रख दो तो D जो है वो भी क्या हो गया, BC के पैरेलल हो गया। कहने मतलब ओवरऑल आपको ये पता चल रहा है कि D जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर एक लाइन, ऑर्डिनरी लाइन ऐसे गुजरता है इन सच ए वे कि वो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, दैट इज अगर एक लाइन L ऑपोजिट साइड को D और E पॉइंट में कट करने के साथ साथ AD by BD is equal to AE by C का रेशियो दे देता है, तब कंफर्म है बाय कन्वर्स ऑफ थिंग्स थ्योरम कि ये लाइन जो है वो थर्ड साइड की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से इस चीज को आप समझ सकते हो, प्रॉपर्ली नोट भी कर सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो चलिए अभी तक जितना भी थियरी हमने स्टडी किया है उसके ऊपर हम आपके टेक्स्ट बुक NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू CD। ठीक है ना, ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है, ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है जहां पे आप ये बोल रहे हो कि AB जो है वो पैरेलल है किसका, CD का। AB और CD पैरेलल है। चलो ठीक है, तो ये दोनों साइड मैंने पैरेलल बनाया, अदर दोनों नॉन पैरेलल है। E and F are two points on non-parallel sides AD and BC। यहाँ पे E एक पॉइंट है और यहाँ पे F एक पॉइंट है, such that EF is parallel to AB। EF अगर AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि AE by D is equal to BF upon CF। तो सिंपल सा चीज है, देखो इतना तक आप ट्राइंगल का ज्योमेट्री स्टडी किए, तो अगर आपको ट्राइंगल का ज्योमेट्री स्टडी करना है तो यहाँ पे ट्राइंगल आपको जनरेट करना होगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल जनरेट करना होगा तो कुछ भी कर सकते हो आप, या तो ऊपर आप एक्सटेंड करो। अगर आप ऊपर एक्सटेंड करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो। अगर ऊपर एक्सटेंड आपको नहीं करना है तो डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो ट्राइंगल, मतलब फॉर्मेशन कर सकते हो ट्राइंगल का। और वो अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली अच्छा होगा कि अगर आप ऊपर इसको एक्सटेंड कर देते हो, है ना। वही मैं आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा फिगर में, है ना। ऊपर दोनों को मैंने चलो इसको नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बना लो आपका ट्रेपेजियम ABCD, ABCD। AD के ऊपर एक पॉइंट है E और BC के ऊपर एक और पॉइंट है F। तो EF को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। अभी AB जो है उन दोनों को एक्सटेंड किया, AD जो है उसको प्रोड्यूस करो और AB को भी प्रोड्यूस करो, और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ट्राइंगल जनरेट हो गया, बेसिकली तीन ट्राइंगल जनरेट हुआ, PAB, PEF और PDC, ठीक है। तो आप PEF अगर ट्राइंगल ले लेते हो फ्रॉम ट्राइंगल PEF, ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं PEF ट्राइंगल से, ये बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल में AB और EF पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि PA by AE जो होगा, PA by AE जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, PB by BF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको रोमन नंबर 1 बोल करके रख दो, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूं आपका PDC, फ्रॉम ट्राइंगल PDC हम क्या बोल सकते हैं, हम इतना सा चीज तो कंक्लूड कर ही सकते हैं ना, PA by हाँ बोल सकते हैं, वापस बोल सकते हैं AB is parallel to CD। अगर AB is parallel to CD है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, PA डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू क्या होगा, PB डिवाइडेड बाय BC, PB डिवाइडेड बाय BC। ये रोमन नंबर 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। अभी अगर आप 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, PA कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बाई AE इज इक्वल टू ये हो जाएगा BC बाई BF। समझ आ रहा है मेरी बात, AD बाई AE इज इक्वल टू, अभी AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE प्लस AD लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू BC को क्या लिख सकता हूँ, BF प्लस CF डिवाइडेड बाई BF लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से AE बाई AE 1 हो जाएगा प्लस AD डिवाइडेड बाई AE हो जाएगा इज इक्वल टू BF प्लस ये CF बाई BF हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई होगा वो सिंप्लीफाई होकर के कहीं ना कहीं हो जाएगा ED डिवाइडेड बाई AE
इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाई DF। समझ आ रहा है? तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका जो गिवन रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा AE बाई D इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाई CF। AE बाई D इज इक्वल टू BF बाई CF, वही आपको प्रूफ करने बोला था और ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से आपको कंस्ट्रक्शन इजीली दिख जाएगा। क्वाड्रिलेटरल है तो कंस्ट्रक्शन किसके लिए करोगे आप? ट्राइंगल बनाने के लिए। तो इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट कर भी रहा हूं। जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल में दो ट्राइंगल पकड़ लिया और दोनों पे बीपीटी लगा दिया तो हमारे पास दो रिलेशन आया, जिन दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए मेरे को फाइनल रिलेशन जो है वो मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप सोच सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। इसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन तो करके दिया बट लिखा नहीं, तो लिखने का काम आपका है, प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर क्या क्या लिखना है, इतना सा बेसिक फंडा जो है वो आपको करना होगा, अदरवाइज कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात बन गया। आगे देखो, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन फिगर PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR गिवन है। मतलब क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगा? बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। और अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? एक और चीज बोल के दिया कि PST इज इक्वल टू PRQ। PST मतलब यही एंगल जो है वो किसके इक्वल है? PRQ, इस एंगल के इक्वल है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो अल्टीमेटली ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हलवा एकदम। ठीक है, अभी आगे और दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसी के ऊपर। इसमें बोला जा रहा है इस फिगर में ABC are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ। ध्यान देने के बाद है AB parallel to PQ है, तो AB जो है वो अगर PQ के पैरेलल है तो इस ट्राइंगल से BPT लगा करके आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख पाएंगे। As AB is parallel to PQ, तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो OA by AP हो जाएगा OB by BQ, OA by AP हो जाएगा AB by BQ। ठीक है, तो ये हो गया रोमन 1। ठीक है, अगेन दूसरे ट्राइंगल से भी आप वही बोल सकते हो, ट्राइंगल OPR, बिकॉज आपको बोल के दिया ना AC इज पैरेलल टू PR है। AC अगर पैरेलल टू PR है तो आप देख सकते हो OA by AP, OA डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई RC, OC डिवाइडेड बाई RC। ये रोमन 2 हो गया है ना। फ्रॉम 1 and 2 अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 या फिर ब्रैकेट में लिख दोगे ये सब सारे कहानी। ठीक है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फ्रॉम 1 and 2 अपन क्या लिख सकते हैं? AB बाई BQ जो होगा वो OC बाई RC के इक्वल होगा। AB बाई BQ जो होगा वो क्या होगा? AB बाई BQ जो होगा वो आपका AB बाई BQ क्या तो गलत लिखा मैंने। OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, OB बाई BQ होगा। ठीक है, तो OB बाई BQ जो है वो किसके इक्वल हो गया? OC बाई RC के इक्वल हो गया है ना, OC बाई RC के इक्वल हो गया। तो OB बाई BQ अगर OC बाई RC के इक्वल हो गया तो बाई कन्वर्ट्स ऑफ BPT फ्रॉम ट्राइंगल OQR वी हैव क्या मिलेगा हमें कि BC जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? QR के पैरेलल हो जाएगा, है ना। इस ट्राइंगल से बाई कन्वर्स ऑफ BPT आप बोल सकते हो ना कि BC जो होगा वो QR के पैरेलल हो जाएगा, और वही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, जो आपने आसानी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो सिंपल BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का एक एप्लीकेशन है, उस चीज को आप ध्यान से समझ सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पे ये चीज हो गया आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं क्या बोल रहा है उधर, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है ना, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, मान लेते पहले ABCD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। सच दैट
AO by BO is equal to CO by DO, तो ABCD को एक ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। आप जानते हो अच्छे से कि ABCD को अगर ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। ऐसे क्वाड्रेंटल जिनके एक पैरेलल साइड्स होते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, समझ में आ रहा है ना, मतलब कोई भी दो साइड पैरेलल होगा और दो नॉन पैरेलल होगा। तो दो पैरेलल साइड प्रूफ करने के लिए बीपीटी वगैरह, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी आपको यूज करना होगा, बट उसके लिए सबसे पहले आपको ट्राइंगल का जरूरत है। तो ट्राइंगल यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, बट AO by BO is equal to CO by DO का कोई प्लेटफॉर्म आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है ना किसी बच्चे के साथ AO by BO is equal to CO by DO, ऐसे कुछ उसको मिल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से AO by BO और CO by DO में से किसी भी एक को अगर वो यूज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से मान लो एक लाइन खींचा है वो, ठीक है, जो ई पॉइंट में कट किया है, उसका कंस्ट्रक्शन एक लगेगा यहाँ पे। वो क्या लगेगा कि OE जो होगा, है ना, OE जो होगा वो इस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ताकि वो AB के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। समझ में आ रहा है ना। आपने जानबूझ करके ये मान लिए कि एक OE लाइन बना दी है जो AB के पैरेलल है। अगर OE AB के पैरेलल है, आपने मान लिए, तो BPT से क्या बोल सकते हो, बीपीटी से ये बोल सकते हो कि भाई AE डिवाइडेड बाई DE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OB बाई OD के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, OB बाई OD के इक्वल हो जाएगा। और गिवन रिलेशन आपके पास है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, और BO बाई DO आपके किसके इक्वल आ गया, AO बाई CO के इक्वल आ गया। तो इसी के साथ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AO बाई CO। तो अपने को क्या मिल गया कि AO बाई CO इज इक्वल टू क्या मिल गया, AE बाई D मिल गया। ये देखो ना, AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। समझ में आ रहा है, यहां से मिल गया ना ये चीज। अगर ये चीज यहां से मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन स्टेट दैट OE इज आल्सो पैरेलल टू CD। तो आपने ये कंसीडर किए थे कि OE AB के पैरेलल है, और बाद में ये प्रूफ हो गया कि OE CD के पैरेलल है। तो कुछ कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो ना, इन दोनों से OE पैरेलल टू AB एंड OE पैरेलल टू CD से आप ये बोल सकते हो कि AB इज पैरेलल टू CD। और अगर AB इज पैरेलल टू CD हो गया तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आपको मिल गया, है ना, दो पैरेलल साइड्स मिल गया ना इस क्वाड्रेंटल में। अगर दो पैरेलल साइड्स आपको मिल जाता है तो ये कंफर्म है कि ये जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। नीचे लिख दोगे देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, लिखने विखने का काम, ये सब सॉल्यूशन सेट वगैरह आपको मिलता रहता है, आप जानते हो, है ना। तो वीडियो में इतना डिटेल में लिखने विखने का काम बात नहीं कर रहे, ये सब फालतू टाइम जाएगा। बट मुद्दे का चीज जो समझने वाला पार्ट है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस करना, जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, है ना। अगले लेक्चर में अपन वापस जो क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के, अलग अलग क्राइटेरिया, फिर एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, जो भी थ्योरम्स वगैरह है उसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर देखने के बाद आपका जो होमवर्क रहेगा वो कहां तक रहेगा, एनसीईआरटी अप टू 6.2 सारे एग्जांपल एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज में बात करेंगे, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स जो भी है उसका थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आगे हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। बट आज का होमवर्क आपका यहाँ तक रहा, यहाँ तक आप सॉल्व करो। जो भी डाउट है टेलीग्राम में पूछते रहो, आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। और आगे आगे हम देखते हैं कि नया आपको क्या सीखने को मिलेगा अगले लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं।